हेलो माय डियर, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेक्चर नंबर 2 होगा। पिछले लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर्स में हमने टॉपिक वाइज ये आपका जो सिलेबस है उसी हिसाब से हमने ज्योग्राफी का क्वेश्चन एमसीक्यू पिक किया था। आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेंगे जो हर चैप्टर के ऊपर बेस्ड होगा, जैसे प्लानिट इधर सोलर सिस्टम के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, फिर नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर, एयर, वाटर और सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, और रिसोर्स और एग्रीकल्चर। यही आपके ज्योग्राफी के टॉपिक है। इसी के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा और आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है और आई थिंक एग्जाम इज जस्ट नॉकिंग द डोर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। कहता है कि द साइंटिस्ट हु प्रपोज द बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? कौन से साइंटिस्ट था जो बिग बैंग थ्योरी दिया? ऑप्शन में एबी जॉर्ज लैमेटर्स, एडविन हबल्स, निकोलस कोपरनिकस और आर्यभट्ट। चार आपके ऑप्शन दिए गए। तो कमेंट बॉक्स में इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसने बिग बैंग थ्योरी दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स में एक एटम था जिसका नाम बिग बैंग था, और उसी में विस्फोट हुआ जिससे बहुत से गैलेक्सी का निर्माण हुआ। हमारा भी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, क्योंकि सन उसी फैमिली से बिलोंग करता है। और सन को जो बॉडी घूमते हैं उसको प्लैनेट कहते हैं, और प्लैनेट को जो घूमते हैं उनको सैटेलाइट्स कहते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले जिसने दिया था उसका नाम था एबी जॉर्ज लैमेटर्स। बेल्जियम का रहने वाला एक पर्सन था, इसी ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इन द सोलर सिस्टम। अब आपको पता है कि हमने क्लास में डिस्कस किया है कि हमारे पास 8 प्लैनेट है: मरकरीज, वेनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारा प्लैनेट अर्थ है जिस पर हम लोग रहते हैं। तो कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग और इवनिंग का स्टार कहते हैं? मतलब सन से आप, जैसे हम लोग अर्थ पर रह रहे हैं तो शाम को दिखेंगे कि वो हमें दिखता है, सुबह भी दिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मरकरी, वेनस, यूरेनस, सैटर्न। तो राइट आंसर इसका होगा मार्स होगा, इसका राइट आंसर होगा वेनस होगा। तो वेनस और अर्थ एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर्स भी हैं, और जो प्लैनेट को मॉर्निंग और इवनिंग का स्टार कहा गया है उसको वेनस कहते हैं। ठीक है, वेनस इज द करेक्ट आंसर, द वेनस। और सारे मरकरी की हुए नियरेस्ट अर्थ के हैं। वेनस, मार्स देखने में लाल है। अर्थ हमारा प्लैनेट है जिस पर हम लोग रहते हैं और इसी पर लाइफ है। जुपिटर सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का प्लैनेट है, और सैटर्न ऐसा प्लैनेट है इसके चारों तरफ रिंग्स है। और रिसेंटली पता लगा है सबसे अधिक सैटेलाइट जो है इसी के पास है। हमारे पास एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम मून है। और नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और यूरेनस एक तरह से ट्विंग है, जैसे अर्थ और वेनस एक तरह से ट्विंग्स है, वैसे ये भी ट्विंग्स है। और सबसे दूर प्लैनेट नेपच्यून है जो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है। तो ये सारे प्लैनेट के ऊपर क्वेश्चन से आप करके जाइएगा। एक क्वेश्चन यहां से आना है। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, अब आपको पता है कि अर्थ नहीं, ग्लोब के ऊपर आपके सिलेबस में जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर लाइन खींचे गए हैं। तीन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। एक का नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर, एक का नाम है इक्वेटर्स, और एक का नाम है कैप्रिकॉर्न। ये जो लाइन है एक तरह से हॉरिजेंटल खींचे गए हैं। जो लाइन वर्टिकल खींचे गए उनको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड्स में टोटल कितने? इधर 180 लाइन, इधर 100, टोटल लाइन देखे तो 360 लाइन है। तो कहते हैं कि टोटल लाइंस नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होंगे? 180 लाइंस होते हैं। तो राइट आंसर कितना होगा? 180। तो 180 लाइन इधर है, 180 लाइन इधर है, इसलिए पूरे लाइन से देखे 360। तो 180 लाइन है। तो कहता वेस्ट लॉन्गिट्यूड में 180 डिग्री, 180 डिग्री वेस्ट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो 180 लाइन खींचे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 4। कहता है डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। अब इक्वेटर पर जो सन होता है वो 2 बार आता है, 2 बार इक्वेटर के ऊपर सन होता है। कहता है 21 दिन जो है सन जो है डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है। 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सन हमेशा इक्वेटर पर 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। 23 सितंबर को होता है, 21 जून को ये कैंसर पर होता है, और 22 दिसंबर को ये कैप्रिकॉर्न पर होता है। याद रखना आपने। तो कहते हैं जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सन जब इक्वेटर पर होता है तो उसको इक्वोनॉक्स कहते हैं, जहां डे और नाइट जो क्या होता है बराबर होता है। और भारत के लिए स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। जब 21 जून को सन जब होता है तो क्या होता है, भारत में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, और हम लोग सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास करते हैं। और लॉन्गेस्ट डे होता है, इसी दिन हम लोग इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं द रॉक्स विच इज मेड ऑफ मॉल्टेन मैग्मा
तो पृथ्वी के अंदर जब गरम गरम लावा निकलते हैं तो उससे किस रॉक्स का निर्माण होता है? तो ऑप्शन में इग्निवस है, सेडिमेंटी है, मेटामॉर्फिक है, नॉन ऑफ दीज है। तो जिस रॉक्स का निर्माण होता है उसको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, और इसी रॉक से दो रॉक्स का निर्माण होता है जिसको सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो इग्निवस रॉक्स है जिसका सबसे पहले निर्माण, जब वैल्कोनिक इरोप्शन होता है तो गरम गरम लावा निकलते, इसी से इग्निवस रॉक्स का निर्माण होता है, जिसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है बसाल्ट, बसाल्ट और ग्रेनाइट। तो बसाल्ट और ग्रेनाइट दो सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल है। सेडिमेंट्री रॉक्स अगर मानते हैं कि इग्निवस रॉक से अगर कोई पेड़ पौधे दब जाते हैं तो कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, और कोल और पेट्रोलियम हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है जिस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर हो तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जैसे आप देखिए कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मार्बल है। तो याद रखना है कि कौन कौन से रॉक्स के एग्जांपल होते हैं, ये एग्जाम में आपके आने के क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड? कहते हैं किस एटमोस्फेयर में क्लाउड नहीं होते हैं? जो क्लाउड हमेशा ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, और किस एटमोस्फेयर में क्लाउड नहीं होते हैं? और इसलिए क्लाउड नहीं होता है तो जेट प्लेन के लिए बहुत ही आइडियल लेयर होता है, जेट प्लेन के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जेट प्लेन के लिए सबसे आइडियल लेयर कौन होता है? और उसी लेयर में ओजोन लेयर भी, ओजोन गैसेस भी मिलते हैं जब जो हमें अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर ऐसा लेयर होता है, इसी में सारे वेदर फेनोमेना होते हैं, क्लाउड्स और रेंज होता है, हमेशा एक तरह से ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर चूंकि क्लाउड और रेंज से फ्री होते हैं इसलिए जेट प्लेन के लिए सबसे आइडियल लेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड। तो पानी का एक बार उठना एक बार गिरने को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग टाइड कहते हैं। तो टाइड हमेशा क्या होता है, पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो इसी से टाइड क्रिएट होता है। जैसे एक बाल्टी लीजिए, बकेट लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, जब बकेट को धक्का देंगे तो पानी एक तरफ जाके जमा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं स्प्रिंग हाई टाइड होगा, और जिधर पानी कम हो जाएगा उसको निप टाइड भी कहते हैं। तो कहते हैं रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशनिक वाटर को टाइड कहते हैं, हिंदी में ज्वार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डीपेस्ट स्टेन्स ऑफ द ओशियंस आर फाउंड इन। अब हर ओशियंस में जो सबसे डीपेस्ट, जैसे अर्थ के ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट जैसे अर्थ के ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उसी तरह अर्थ के अंदर मैंने ओशियन के अंदर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसको ओशियंस आर फाउंड। किस ओशियन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट मिलता है? तो उसका राइट आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम है मेरियाना ट्रेंच। तो मेरियाना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशियन है। उसी तरह अटलांटिक ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम प्यूर्टो रिको है। उसी तरह आप देखेंगे कि इंडियन ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, उसका नाम है सुंडा ट्रेंच, जो इंडोनेशिया के पास है। सुंडा ट्रेंच उसको राइट बोलते हैं, सुंडा ट्रेंच। तो ऐसे करके सारे ओशियंस के सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। जैसे कि अटलांटिक ओशियन का आपको पता लगा प्यूर्टो रिको, उसी तरह इंडियन उसका सुंडा ट्रेंच। पैसिफिक ओशियन जो में से वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जिसका नाम मेरियाना ट्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट ए रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जिस एनर्जी का बार बार आप जिस यूज करते हैं उसको रेन्यूएबल कहते हैं। नॉन रेन्यूएबल का मतलब ये हो गया कि एक बार आपने यूज किया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसके लिमिट होते हैं और जब खत्म हो जाएंगे तो दोबारा। जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन। तो सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, सारे इनका बार बार यूज करते हैं। बायोमास एनर्जी इसमें आप बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो 9 का बी इज द करेक्ट आंसर, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, अब कहते हैं देयर इज नो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन। तो ट्राइब्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो माउंटेन इलाके में रहते हैं, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। कहता है भारत के किस राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर होगा पंजाब ऐसा भारत का राज्य है जहां पर कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। तो पंजाब, चंडीगढ़, पौंडीचेरी,
ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी शेड्यूल ट्राइब का घर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो भारत, जैसे NH4, पहले भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH7 था, अब NH44 हो गया है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जाता है। तो राइट आंसर होगा 11 का बी, NH44 इज द करेक्ट आंसर, NH44। क्वेश्चन नंबर 12, द कल्चर ऑफ सिल्क वार्म इज नोन एज। तो आपको पता है सिल्क के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? कल्चर ऑफ सिल्क वार्म इज कॉल्ड एपीकल्चर, की हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, की सेरीकल्चर? तो राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, बी कीपिंग, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, और पीसी कल्चर में फिश का हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं, और सेरीकल्चर में सिल्क वार्म। और सिल्क का सबसे अधिक प्रोडक्शन आपको पता है कर्नाटका करता है, और सिल्क के बहुत से वैरायटी होते हैं, एरी, मुगा, ये सिल्क के वैरायटी होते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ सिल्क वार्म इज नोन एज सेरीकल्चर इज द राइट आंसर, सेरीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। तो ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड। ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है ये मिल्क से एसोसिएटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वर्गीस कुरियन, जिनको फादर ऑफ व्हाइट, चूंकि ये व्हाइट रिवोल्यूशन भी जुड़ा हुआ है, और वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। भारत के मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा गया है वर्गीस कुरियन को। इन्हीं के द्वारा ऑपरेशन फ्लड, दूध की नहर बना दिया गया इनके द्वारा। तो मिल्क प्रोडक्शन का जब प्रोडक्शन बढ़ गया, इसी से आ गया भारत में ऑपरेशन फ्लड, और इन्हीं का देन है कि वर्ल्ड में हमारा मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। इन्हीं के साथ इन्हीं ने एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है अमूल। अमूल का मतलब होता है, ए स्टैंड फॉर द आनंद मिल्क विनियर लिमिटेड, और इसी से भारत में दूध की नहर बह गई, जिसको ऑपरेशन फ्लड का दिया गया। तो याद रखना, वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहता है। इन्हीं ने भारत में व्हाइट रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, और इसी से भारत में ऑपरेशन फ्लड आया, और इन्हीं का देन है कि भारत का वर्ल्ड में मिल्क के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। क्वेश्चन नंबर 14, द मिक्स फार्मिंग मीन्स। तो मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या होता है? पहला है सोइंग ऑफ बोथ कैश एंड फूड क्रॉप, सोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, सोइंग ऑफ 2 और मोर प्लांट अल्टरनेट ईयर्स, रियरिंग ऑफ कैटल इन एग्रीकल्चर। इसका राइट आंसर होगा कि खेती के साथ पशुपालन करने को ही हम लोग मिक्स फार्मिंग कहते हैं। अगर किसानों को एग्रीकल्चर का अगर लॉस हो गया तो कैटल के द्वारा इनकम को प्राप्त हो जाती है, इसलिए फार्मर अपने को रिस्क नहीं लेने के चलते दोनों चीज का खेती करते हैं, साथ में खेती भी करते हैं और पशु भी पालते हैं। ऐसे खेती को मिक्स फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप पढ़ें। अब ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, आपको बताया कि भारत में जो सबसे पहले जो क्रांति स्टार्ट हुई थी उसका नाम था ग्रीन रिवोल्यूशन। 1966 और 67 में ये क्रांति भारत में स्टार्ट हुई, खासकर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। इसको स्टार्ट करने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया गया था, जिसका नाम था MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, और इन्हीं के प्रयास से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रिवोल्यूशन आया, और ग्रीन रिवोल्यूशन से, हरित क्रांति से इंस्पायर होकर भारत में बहुत सी क्रांति की शुरुआत हुई, और इसी में एक क्रांति थी जिसका नाम था ब्लू रिवोल्यूशन। जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो फिश प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, और फिश प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर जो भारत का राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ थे जो आपके सिलेबस के ऊपर बेस्ट थे, जो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपका अच्छा रिवीजन होगा और आने वाले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए जय हिंद टू एवरीबॉडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।